हेलो बच्चों। तो हम लोग इवोल्यूशन में आज हमारा ये सेकेंड क्लास है, जिसमें प्रीवियस क्लास में हम लोग जाने थे कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मांड कितने साल पहले बना, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, पहले बार नॉन सेलुलर फॉर्म कैसे बने, कितने अरब साल बने, ये सब चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि जीवन के इतिहास में जो भी घटनाएं घटी है उसका प्रमाण क्या है। तो उस प्रमाण के बारे में हम लोग आज देखने वाले हैं। तो प्रमाण में विकास के अलग अलग प्रमाण थे, इवोल्यूशन में अलग अलग एविडेंस था, उन सबको हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि कौन कौन से था तो उसको भी देखते हैं हम लोग। तो विकास के प्रमाण के लिए हमें क्या क्या चीज़ों को देखने की जरूरत पड़ती है। तो देखो, सबसे पहला जीवाश्मी प्रमाण। जीवाश्म विज्ञान के बारे में बात करते हैं, मतलब कोई भी तलछटी वगैरह जो रहते हैं या रॉक सॉइल वगैरह, उसके नीचे में जो भी जानवर या कोई भी चीज़ जो ऑर्गेनिज्म जो है नीचे में दबे हुए हैं, उनका आर्कियोलॉजिकल टेस्ट किया जाता है, जीवाश्मी प्रमाण देते हैं। मतलब कार्बन 14 विधि से रेडियोधर्मी का यूज करके हम लोग जीवाश्मी प्रमाण प्राप्त करते हैं। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो विकास के प्रमाण में पहला टॉपिक यही है। दूसरा क्या है? अप्राकृतिक आकृतिक एवं संरचनात्मक प्रमाण। तीसरा जैव भौगोलिक प्रमाण, अनुकूली विकिरण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चौथा पढ़ेंगे जैव रासायनिक प्रमाण में है ना, और भ्रूणी प्रमाण, और प्राकृतिक चयन द्वारा औद्योगिक क्रांति जो होती है या उसको उत्क्रांति के भी बोलते हैं, उसके प्रमाण। तो कुल मिलाकर हम लोग 1 2 3 4 5 6 इन 6 टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, और ये विकास के प्रमाण को कैसे बताती है उन सब के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ से। सबसे पहला जीवाश्मी प्रमाण। जीवाश्म विज्ञान किसे बोलते हैं? जैसे कोई पत्थर वगैरह था पुरातन समय में, जब उसकी खुदाई वगैरह होती है, तो खुदाई होती है तो कोई जानवर या कोई ऐसे कलाकृति या आकृति मिलती है जो उस समय उपस्थित था, लेकिन उस टाइम में उसकी मृत्यु हुई तो क्या हुआ, वहीं पर वो दब के रह गए। और जब हम लोग उसके रॉक वगैरह या जो पत्थर या चट्टान रहती है उसका जब हम लोग कार्बन 14 मेथड से हम लोग उसका पता करते हैं कि कितने साल पुरानी है, तो वहां से हमें ये पता चलता है। तो देखें हम लोग जीवाश्मी प्रमाण में, जीवाश्म विज्ञान जीवाश्मों का अध्ययन है। जीवाश्म चट्टानों, पृथ्वी की ऊपरी परत में पाए जाने वाले जीवन रूपों के अवशेष हैं। अवशेष को हम बोलते हैं हम लोग जीवाश्म विकास के लिए लिखित दस्तावेज है। जीवाश्म विकास के लिए क्या रहती है, मतलब लिख के बताते हैं कि ये कितने साल पुरानी है ना, ये पत्थर कितने साल पुराना है, या ये उसके अंदर पाए जाने वाले जीव कितने साल पुराने हैं, उन सबको बताता है कौन? ये जीवाश्म विज्ञान जो है। ठीक है, तो ये जैसे पत्थर में एक आकृति वगैरह बनी है, ये प्लांट का दिखाई दे रहा होगा, ये कोई एनिमल का दिखाई दे रहा है। देखो जैसे यहाँ पर भी एनिमल है, यहाँ पर भी अलग अलग समय में अलग अलग टाइम में जो भी जीव रहे होंगे उन्हीं लोग मरे हैं, और मरने के बाद में वहीं पर दबे रह गए और साल दर साल इवोल्यूशन होता गया। उनका प्रमाण को बताता है कौन? जीवाश्म विज्ञान। तो जीवाश्म विज्ञान जो होती है इसको पैलिएंटोलॉजिकल साइंस बोलते हैं, मतलब पैलिएंटोलॉजी बोलते हैं। बायोलॉजी का एक अलग ही ब्रांच है जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसमें जीवाश्म के बारे में स्टडी किया जाता है, इसको बोलते हैं पैलिएंटोलॉजी। ठीक है, इसमें जीवाश्मों के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो देखें इसके आगे और। ठीक है, जीवाश्मों का क्या महत्व है तो देख सकते हैं। विकासवादी इतिहास या नस्ल इतिहास, फाइलोजेनी का अध्ययन करने के लिए। उदाहरण घोड़े का विकास। घोड़े का विकास कैसे हुआ, देखो देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर डायग्राम से कि देखो पहले घोड़ा का जो यहाँ पर टो था, मतलब उसका जो पैर था वो अलग ही टाइप का दिखता था, जो इयोहिप्पस था उसका। फिर उसके बाद मीजोहिप्पस आया, फिर मेरीचिप्पस, फिर प्लायोहिप्पस, फिर मॉडर्न हॉर्स जो है। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं, इयोहिप्पस, मेरीहिप्पस, मीजोहिप्पस, मेरीचिप्पस, प्लायोहिप्पस, और लास्ट में कौन सा? मॉडर्न हॉर्स। तो इवोल्यूशन जब भी हुआ है तो ई से लेकर पी तक, ई से लेकर कहाँ तक हुआ? एम तक। ठीक है, कौन कौन से? इयोहिप्पस, मीजोहिप्पस और मेरीचिप्पस, और क्या है? प्लायोहिप्पस, तथा अगला कौन सा है? मॉडर्न हॉर्स। तो इन सब में इनके पैर की आकृति को हम देखेंगे तो देखो इनके ईयर भी देख सकते हैं हम लोग। 60 मिलियन ईयर अगो पहले ऐसे पैर वाले घोड़े रहते थे। अब 40 मिलियन ईयर में ऐसे वाले घोड़े रहते थे। 30 मिलियन में इस टाइप के घोड़े के जो पैर है वैसा रहते थे। उसके बाद में 10 मिलियन ईयर अगो प्लायोहिप्पस का जो पैर था ऐसा था। और 1 मिलियन ईयर साल पहले मॉडर्न हॉर्स जो बना है उसका पैर का जो स्ट्रक्चर है ऐसे दिखाई दिया। तो हम लोग ये इसके इवोल्यूशन से समझ सकते हैं, विकासवादी इतिहास या नस्ल इतिहास के हिसाब से, फाइलोजेनी के हिसाब से, है ना, ये सब अध्ययन कर सकते हैं। तो ये इसका करेक्ट सीक्वेंस याद रखना है ना, EMMPM से याद रखना। EMMPM मतलब ये है कि इयोहिप्पस, मीजोहिप्पस, मेरीचिप्पस, प्लायोहिप्पस एंड मॉडर्न हॉर्स। तो इन सब का जीवाश्मी प्रमाण है इन सबको। और इसमें एक और भी डायग्राम दिया है, देखो
वूली मैमोथ का, एशियन एलिफेंट, फिर इसके बाद अफ्रीकन सैवनाथ एलिफेंट। तो एलिफेंट का भी इवोल्यूशन यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। तो दोनों को याद रखना है, घोड़े का विकास को भी याद रखना, ठीक है। जीवाश्म के महत्व में एक और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल आता है यहाँ पर आर्कियोप्टेरिस का, है ना। तो उससे पहले यहाँ पर एक चीज और देखते हैं, विकासवादी इतिहास या वंश इतिहास फाइलोजेनी का अध्ययन करने के लिए उदाहरण घोड़े का विकास देख चुके हैं हम लोग। दो जीवों के दो समूहों के बीच संबंध का अध्ययन करने के लिए, और दूसरा ये भी देखते हैं हम लोग दो जीवों के मध्य क्या संबंध थे। तो उसका एक उदाहरण है कौन सा, आर्कियोप्टेरिस। तो आर्कियोप्टेरिस को याद रखना इंपॉर्टेंट है। आर्कियोप्टेरिस जो है सरीसृप और पक्षियों के बीच की एक कड़ी होती है। सरीसृप एवं पक्षी मतलब सरीसृप का जो स्ट्रक्चर है अलग रहता है, पक्षियों का स्ट्रक्चर अलग रहता है, लेकिन उन दोनों के जैसा स्ट्रक्चर यदि एक में है तो उसको हम लोग संयोजक कड़ी बोलते हैं। जैसे कि किसमें, आर्कियोप्टेरिस में। किसमें, आर्कियोप्टेरिस जो है ऐसे उसके जीवाश्म मिले थे और उसके स्ट्रक्चर ऐसे दिखाई देते हैं। देखो जैसे यहाँ पर रेप्टाइल के जो दांत रहते हैं या जो उसका माउथ वगैरह रहता है वैसा दिखाई दे रहा है यहाँ का स्ट्रक्चर, जबकि उसके पंख जैसा किसके स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, बर्ड्स में जैसे पंख रहती है वैसे इसमें भी पंख है। तो आर्कियोप्टेरिस का एग्जाम्पल जो है किससे किससे है, सरीसृपों और पक्षियों के बीच की एक संयोजक कड़ी होती है। वैसे और भी संयोजक कड़ी हम लोग जानते हैं, जैसे कि कौन से, जैसे वायरस जानते हैं क्या, सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी होती है, सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी, निर्जीव के बीच की कड़ी, सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी होती है कौन, वायरस जो है, ठीक है। वैसे भी और भी होता है ना, जैसे यहाँ पर और एग्जांपल ले, जैसे कि पेरीपेटस, पेरीपेटस तो ये होती है कौन, तो होती है एनेलिडा, एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच, आर्थ्रोपोडा मतलब इसमें दोनों के सिम्टम्स रहते हैं, एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के संग होती है ना। उसमें एनेलिडा आर्थ्रोपोडा में होती है कौन, पेरीपेटस। और एक और एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग यहीं पर नियोप्लाना का, नियोप्लाना। तो ये सब पूछे जाने वाले जो है ना कुछ रहते हैं समूह, उसका नाम यहाँ पर इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहे हैं। नियोप्लाना जो होती है ये भी क्या होती है, एनेलिडा और इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा नहीं, इकाइनोडर्मेटा नहीं, यहाँ पर हम लोग ये याद रखेंगे एनेलिडा और मोलस्का के बीच में, नियोप्लाना मोलस्का, इन दोनों संघ के बीच की क्या होती है, संयोजी कड़ी होती है कौन, पेरीपेटस की बात करते थे एनेलिडा आर्थ्रोपोडा के बीच में, नियोप्लाना जो होती है एनेलिडा और मोलस्का के बीच में क्या होती है, ये एक संयोजक कड़ी है। मतलब दोनों के सिम्टम या दोनों के लक्षण को जोड़ने के लिए जो ऑर्गेनिज्म पैदा होते हैं उसको हम लोग संयोजक कड़ी बोलते हैं। तो यहाँ पर चूंकि हम लोग क्या चीज पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम जीवाश्मों का महत्व पढ़ रहे हैं, तो जीवाश्म में ऐसा जीवाश्म भी मिला है जो आर्कियोप्टेरिस नाम का एक बर्ड है, मतलब बर्ड के जैसे स्ट्रक्चर है और इसमें रेप्टाइल के जैसा भी स्ट्रक्चर पाया जाता है, दोनों की संरचना इसमें पाई जाती है। आर्कियोप्टेरिस को याद रखना सरीसृप और पक्षियों के बीच की संयोजक कड़ी है, जबकि उसके अलावा और भी बताया उसको भी याद रखना, ठीक है। इसके आगे और देखते हैं हम लोग, विलुप्त हो चुके जानवरों के बारे में अध्ययन करना, उदाहरण के लिए डायनासोर, ठीक है। जीवाश्मों का महत्व में क्या क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, घोड़े का विकास देख चुके, आर्कियोप्टेरिस जो जीवाश्म के रूप में उपस्थित था, दो समूहों के बीच की संयोजक कड़ी था, उसको देखे। अब तीसरा क्या देखे, जो विलुप्त हो चुके जानवरों के बारे में भी स्टडी करते हैं, तो उसमें भी क्या आता है, जीवाश्मों के महत्व। तो जीवाश्म के महत्व ये भी है कि विलुप्त हो चुके जानवरों के बारे में भी अध्ययन कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर डायनासोर का डायग्राम दिख रहा होगा, ये डायनासोर दिख रहा है, बस ये कंकाल वाला डायनासोर है, जबकि ये उसके ऊपर में लेयर वाला डायनासोर है। तो ये भी है ना, इसको भी याद रखना। इसके आगे और देखें तो ये सब चीज तो बता दिया। उसके बाद में देखें, है ना, ये डायनासोर तक। आवासीय चट्टानों की परतों में पाए जाने वाली जीवाश्मों का विश्लेषण करके भूवैज्ञानिक कालखंडों का अध्ययन करना। इस अध्ययन में पता चलता है कि समय के साथ साथ जीव जंतुओं के स्वरूपों में विविधता आई और कुछ जीव जंतु निश्चित भूवैज्ञानिक कालखंडों तक ही सीमित रहे। मतलब ये है कि देखो आर्कियोलॉजिकल स्टडी किया गया तो पत्थर के अलग 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 हिस्सों में, जैसे है ना पत्थर की जब खुदाई हुआ तो अलग अलग लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर स्टडी किया गया, तो अंत तक जब जाके देखा गया, मतलब बहुत अंदर तक जाके देखा गया, तो अलग अलग एरा आए और अलग अलग एरा में, मतलब कल्प होता है हिंदी में, है ना, कालखंड होते हैं, ऐसे कालखंड बोलेंगे इसको, एरा को कालखंड। इसमें क्या हुआ
कि अलग अलग कालखंडों में अलग अलग प्रकार के जीव आए और अलग अलग प्रकार के जीव जो है अलग अलग हिस्सों में देखने को मिला। तो इसको उसके हिसाब से देखो, पैलियोजोइक, मेसोजोइक और सिनोजोइक, ये सब एरा में डिवाइडेड किया गया है ना। इनके बारे में हम लोग और पढ़ेंगे कि क्या होती है इन सब चीज के बारे में, ठीक है। इसके आगे और देखें, पहला क्या था कि हम लोग जब जीवाश्म का अध्ययन करते हैं तो उससे हमें पता चलता कि विकास के प्रमाण मिले हमें, ठीक है, जिसमें हम लोग घोड़े का विकास देखे, ठीक है। उसके अलावा देखो घोड़े के विकास में हम लोग जीवित एग्जाम्पल देखते हैं जो मॉडर्न हाउस है आज के, उसके बारे में देखें। दूसरा हम लोग दो समूहों के बीच में संबंध का भी अध्ययन किया जैसे आर्कियोप्टेरिस में। तीसरा जो विलुप्त हो चुके जीव उनके बारे में भी जाने जैसे कि डायनासोर के बारे में। तो ये तीन चीजें जो है इसमें किसके बारे में हम लोग जाने, यहाँ पर जो भी प्रमाण हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं विकास के प्रमाण में, उसमें सबसे पहला प्रमाण क्या था, जीवाश्म विज्ञान से जो प्रमाण था उसको हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। उसके आगे और देखिए, दूसरा है आकृतिक एवं संरचनात्मक प्रमाण। पहला क्या था, जीवाश्म प्रमाण, दूसरा क्या था, आकृतिक एवं संरचनात्मक प्रमाण। तो इसको भी देखते हैं। विभिन्न जीवों में कुछ समान संरचनात्मक विशेषताएं पाई जाती है, इस प्रकार इसे समझाया जा सकता है। तो देखो कैसे, तो पहला है समजात अंग एवं समजातता, दूसरा समवृत्ति अंग एवं तुल्य रूपता। तो ये क्या है, तो समजात अंग और समतुल्य रूपता या समवृत्ति अंग के बारे में हम लोग देखते हैं कि ये क्या चीजें होती है। देखो सबसे पहला, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है बोर्ड क्लास के पर्पज से भी, क्योंकि इसके डेफिनेशन वगैरह आते रहते हैं। तो देखना है समजात अंग एवं समजातता को। समजात अंग वे अंग होते हैं जिनकी संरचना और उत्पत्ति समान होती है लेकिन कार्य अलग अलग होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। इस घटना को समजातता होमोलॉजी कहते हैं। मतलब ये है कि इसका जो ओरिजिन रहेगा, ओरिजिन क्या रहेगा, सेम रहेगा, मतलब जो उत्पत्ति रहती है वो क्या रहेगी, समान, बट इसका फंक्शन जो रहती है, फंक्शन वो क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। मतलब उत्पत्ति समान है लेकिन कार्य अलग अलग रहते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं सबके, जैसे यहाँ पर कुछ डायग्राम दिखाया गया है, जैसे बोन का डायग्राम है, सब एक्टोडर्मल होती है लेकिन सबके काम अलग अलग रहते हैं, है ना। और इसके एग्जाम्पल भी दिया है, उसको भी जानते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है क्या, वे अंग जिनकी संरचना और उत्पत्ति समान होती है लेकिन कार्य अलग अलग होते हैं समजात अंग कहलाते हैं। इस घटना को समजातता कहते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से याद हुआ होगा। और एक लाइन जिसको याद है, ये ओरिजिन सेम बट फंक्शन इज डिफरेंट, तो वो भी बना सकते हैं, ठीक है। इसके आगे देखते हैं इसके एग्जाम्पल समजात अंग एवं समजातता के। तो देखिए यहाँ पर एनसीईआरटी का डायग्राम यहाँ पर दिखाया गया है। क्या, यहाँ पर मैन का डायग्राम है, यहाँ पर मैन के हैंड को दिखाया है, मैन के पैर को दिखाया है, दूसरा चीता है, चीता के लेग को दिखाया है, तीसरा वेल है, और चौथा क्या है, बैट है। तो ये सभी क्या होते हैं, मैमल्स हैं। ये क्या है, मैमल्स, मतलब स्तनधारी होते हैं, लेकिन कुछ जो है इसमें से जलीय स्तनधारी। उसमें देखें, मानव का हाथ जो है ह्यूमन हैंड, वेल के फ्लीपर, तीसरा चमगादड़ के पंख, और चौथा क्या है, चीता का पैर। इन सभी अग्रपादों के कार्य अलग है लेकिन उनकी आंतरिक संरचना समान है। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और फेरेंजेस। हम लोग ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में पढ़ते हैं। तो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल एंड फेरेंजेस, ये सब पूरे 60 बोन के बारे में पढ़ते हैं। ये सभी स्ट्रक्चर सभी में सेम होती है, बट ये है कि इनके कार्य क्या होते हैं, अलग, ठीक है। तो इनके कार्य अलग होते हैं। तो कैसे अलग, तो ह्यूमन का हैंड जो रहता है ऐसे, है ना, पकड़ना कोई चीजों को ऐसे, है ना, या तो फिर लिखना, या ये सब चीजें करते हैं। दूसरा क्या है, चीता दौड़ने में मदद करता है, इसका रनिंग में मदद करता है। वेल तैरने में, स्विमिंग में मदद करता है, जबकि बैट उड़ने में मदद करता है, फ्लाइंग में मदद करता है, ठीक है। तो ये है कि सबके काम जो है ना क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, जबकि इनकी उत्पत्ति क्या हुई है, सेम ही हुई है, ठीक है। दूसरा, समजातता में हृदय एवं मस्तिष्क आदि अंगों में भी पाई जाती है। अब ये क्या है, तो इसका भी ओरिजिन सेम है बट फंक्शन क्या होती है, डिफरेंट। हम जानते हैं हार्ट का फंक्शन डिफरेंट होता है और ब्रेन का फंक्शन भी डिफरेंट है। तो इनकी उत्पत्ति एक है लेकिन इनके कार्य क्या होते हैं, अलग अलग। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समजात अंग बोलते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ आया होगा। इसके आगे देखें, पहला प्रमाण तो वो था, है ना, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल और क्या है इसी में, तो देख सकते हैं पौधों में समजातता। पौधों में बात करते हैं, पहले में एनिमल में हम लोग देखें। दूसरा पौधों में क्या है, तो बोगनविलिया के कांटे और कुकुरबिट्स की कुंडलियां समजात अंग होती है। मतलब ये है कि बोगनविलिया कांटा और कुकुरबिट्स के क्या होते हैं, प्रतान, ठीक है। देखो ये बोगनविलिया का कांटा बना हुआ है और यहाँ पर कुकुरबिट्स का क्या है, प्रतान। ये प्रतान जो होती है, ये दोनों क्या है, तो ये दोनों जो होती है स्टेम मोडिफिकेशन होती है। क्या होती है, स्टेम का मोडिफिकेशन।
तो अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग मॉडिफाइड होते हैं। तो ये तने का रूपांतरण होती है, तने का रूपांतरण, रूपांतरण। देखो दोनों के काम अलग अलग हैं। और बोगेनविलिया का मतलब इसको देखे होंगे, कागज के जैसा फूल जिसमें लगता है फ्लावर, मतलब कागज फूल भी बोलते हैं जिसको हम लोग, वो बोगेनविलिया होती है। तो बोगेनविलिया का काटा और कुकुरबिट्स जो होते हैं, कुकुरबिट्स का मतलब ये है कि जिसमें टेंड्रिल्स बनते हैं, टेंड्रिल्स का मतलब लताएं, जैसे कद्दू वर्गीय पौधे, जैसे ये एक डायग्राम दिखाया गया है, इसका जो व्हाइट वाला रहता है रखिया बोलते हैं इसको, जिसका यहाँ पर डायग्राम दिखाया गया है। कुकुरबिट्स में एक कद्दू होती है, लौकी वर्गीय पौधे या जो खीरा वगैरह रहते हैं उसमें एक प्रतान बनती है। ये प्रतान तने से ही उत्पन्न होती है और ऊपर चढ़ने में मदद करती है। जबकि कांटा जो थ्रोन होती है, ये थ्रोन किसका रूपांतरण है, तने का रूपांतरण है। और ये किसमें मदद करती है, तो ये प्रोटेक्शन करने का काम करती है, मतलब प्रेडेटर से इसको बचाती है। तो देखो दोनों की उत्पत्ति सेम है लेकिन दोनों के कार्य अलग अलग है। एक चढ़ने में मदद कर रहा है और एक प्रेडेटर या परभक्षी से उसको बचाती है। तो बोगेनविलिया कांटा एवं कुकुरबिट का प्रतान जो होती है, दोनों में समजातता होती है। ठीक है, इसके आगे और देखें। समजात अंगों की उत्पत्ति विचलन उत्क्रांति के कारण होती है, मतलब डिस्ट्रप्टिव टाइप, मतलब यहाँ पर विचलन मतलब डिस्ट्रप्शन, डिस्ट्रप्टिव। इसमें इससे संबंधित प्रजातियां भिन्न पर्यावरण में अनुकूलन के कारण एक दूसरे से भिन्न हो जाती है। मतलब ये है, इसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे, है ना, हिंदी में बोलेंगे विचलन, मतलब इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट, इसको बोलते हैं हम लोग डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। समजात अंगों की उत्पत्ति जो है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की वजह से होती है। मतलब ये है कि एक जगह से शुरू होकर ये डिफरेंट डिफरेंट जगह में जाती है, मतलब ओरिजिन सेम रहता है बट कार्य इससे क्या हो जाते हैं, अलग अलग। तो इससे संबंधित प्रजातियां भिन्न पर्यावरण में अनुकूलन के कारण एक दूसरे से भिन्न हो जाती है। मतलब वही बताया कि उत्पन्न तो एक जगह हुए लेकिन अलग अलग जाने, अलग अलग जगह में जाने की वजह से क्या हो गया, अलग अलग जगह में जाने की वजह से क्या हो गया, अलग अलग संरचनाएं विकसित कर ली, अलग अलग टाइप के कार्य हो गए उनके। जैसे मान लो मैमल्स हैं, है ना, जैसे वेल है, चमगादड़ है, ये भी मैमल्स है। लेकिन वेल जो है जली इन्वायरमेंट में रहा, तो जली इन्वायरमेंट में रहा तो क्या होगा, तो जली इन्वायरमेंट में उसको तैरने के लिए क्लाइंबिंग वाला चाहिए, मतलब स्विमिंग करने के लिए उसके जो फ्लिपर्स वगैरह है, तो वहां पर जाके वहां पर एडॉप्टेशन कर लिया। मतलब उत्पत्ति सेम है लेकिन इसके कार्य भिन्न क्यों हुए, क्योंकि पर्यावरण अलग अलग हो गया। उस पर्यावरण में इन, है ना, जो अनुकूलन होता है उसके हिसाब से इसका नाम दिया जाता है। तो ये होता है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, डाइवर्स हो रहे हैं, है ना, तो उसको बोलते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। जैसे कि कॉमन एंसेस्टर इन सभी का है, जेनेटिक इन वेरिएशन है थोड़ा थोड़े, और इसकी वजह से डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ आया होगा। इसके आगे और देखें। अब दूसरा है क्या, समृद्धि अंग एवं समरूपता, मतलब एनालॉगस सिमिलर बिटवीन द बटरफ्लाई एंड बैट विंग्स। तो देखो इसमें इसमें क्या होती है, तो इसमें क्या होगा, अब देखो वही लाइन को फिर से दोहराएंगे हम लोग। ओरिजिन इसमें क्या रहेगी और इसके फंक्शन क्या रहेंगे। तो देखो इसमें जस्ट रिवर्स रहता है, क्या, ओरिजिन क्या रहेगी इसकी, डिफरेंट रहेगी, जबकि इसका फंक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा, मतलब जस्ट रिवर्स है उसका। ठीक है, होमोलोगस ऑर्गन जो होती है उसमें क्या होती है, ओरिजिन जो रहती है सेम रहती है, जबकि फंक्शन क्या रहते हैं, डिफरेंट। जबकि इसमें क्या है, ओरिजिन डिफरेंट है, फंक्शन क्या होती है, सेम। तो देखो यहाँ पर देख सकते हैं इसका डेफिनेशन, वे अंग जिसके कार्य समान होते हैं लेकिन उनकी संरचना और उत्पत्ति भिन्न होती है, इस परिघटना को समरूपता या बोल सकते हैं एनालोगस ऑर्गन बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जाम्पल भी हम लोग देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर विंग्स की बात करें, बटरफ्लाई एंड बैट्स, तो बटरफ्लाई का विंग और बैट का विंग्स जो होती है, ये दोनों जो है अलग अलग स्ट्रक्चर से डेवलप होती है लेकिन वो दोनों सेम कार्य करती है, उड़ने का काम करती है। ठीक है, इसके आगे और देखें हम लोग उदाहरण। देखो, कीटों के पंख काइटिन की एक पतली परत से बने और पक्षियों के पंख रूपांतरित अग्रपाद होती है। मतलब जो कीट के, इंसेक्ट के जो विंग्स होते हैं, मतलब कीटों के पंख जो रहते हैं काइटिन से बनी होती है उसकी ऊपरी लेयर। तभी देखना कभी कभी जब बरसात के समय में देखना, जब अचानक से बारिश होती है तो बहुत सारे कीट आ जाते हैं लाइट के सामने में, और वही कीट यदि मरते हैं, टूटते हैं, उसके पंख टूट जाती है आपस में, है ना, वहीं पर बहुत तेजी संख्या में बड़े हुए रहते हैं, आपस में इधर उधर लड़ाई करते रहते हैं। तो उस टाइम में क्या होगा, पंख नीचे गिर जाएगी और पंख एक पतली परत झिल्ली के रूप में दिखाई देती है, वो क्या होती है, काइटिन
तो काइटिन की पतली परत से बनी होती है कीटों के पंख, जबकि पक्षियों के जो पंख होते हैं, बर्ड्स के पंख, वो अग्रपाद या बोल सकते हैं हम लोग फोर लिम्स का क्या होता है मॉडिफिकेशन, उसका रूपांतरित अग्रपाद होती है। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ से देख भी सकते हैं इंसेक्ट के विंग्स, देखो वही कट के नीचे गिरा हुआ इंसेक्ट का विंग्स जो है ये है, बर्ड्स का विंग्स ये है, और है ना हम देख सकते हैं यहाँ पर, इससे हम लोग तुलना कर सकते हैं, डायग्राम भी देख सकते हैं। तो एग्जाम्पल याद रखना, एक एक एग्जाम्पल समृद्धि अंक का। ठीक है, इसके आगे और देखें, अगला और एग्जाम्पल दिया है, ऑक्टोपस की आंखें त्वचा से प्राप्त रेटिना और स्तनधारियों की आंखें भ्रूण के मस्तिष्क से प्राप्त रेटिना। देखो ये होता है कि रेटिना के द्वारा ही है ना क्या होता है दिखाई देता है। तो ऑक्टोपस जो होती है उसकी आंखें और स्तनधारियों की आंखें ये दोनों सेम ही काम करती है, देखने का ही काम कर रही है रेटिना, लेकिन ये रेटिना त्वचा से उत्पन्न होती है, जबकि ये यहाँ की रेटिना भ्रूण के मस्तिष्क से प्राप्त होती है, ये वाली रेटिना। तो हम लोग याद कर सकते हैं ऑक्टोपस एंड ह्यूमन आइस में समानताएं हैं, और कैसी समानता है, समृद्धि वाली है, मतलब इसकी संरचना क्या है, इसकी संरचना या उसकी उत्पत्ति अलग अलग है, लेकिन कार्य क्या है, समान होती है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना। इसके आगे और देखें, और भी एग्जाम्पल दिया है समृद्धि अंग एवं समृद्धता का, कौन सा, पेंगुइन और डॉल्फिन के फ्लिपर्स, पेंगुइन और डॉल्फिन के फ्लिपर्स, ये पेंगुइन ये डॉल्फिन, ये दोनों के जो फ्लिपर्स हैं है ना, ये दोनों के फ्लिपर सेम काम करते हैं वाटर को रिमूव करने का, लेकिन इसकी ओरिजिन क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो यूनिट में पूछा गया अभी क्वेश्चन है, तो याद रखना है पेंगुइन और डॉल्फिन का फ्लिपर जो होती है तो समृद्धि अंग एवं तुल्य रूपता के उदाहरण होते हैं। ठीक है, यदि हम प्लांट्स में बात करें तुल्य रूपता का, तो है ना ये क्या, तो तुल्य रूपता होती है शकरकंद और आलू, शकरकंद और दूसरा कौन सा, आलू। तो ये जो शकरकंद होती है ये क्या होती है, मॉडिफाइड रूट होती है, एक्चुअल में रूट है ये कौन, शकरकंद, जबकि ये आलू जो होती है ये स्टेम होती है। आलू में जो खाते हैं हम लोग, मतलब आलू को, वो क्या होती है, मॉडिफाइड क्या होती है, स्टेम होती है, जबकि शकरकंद वाले जो क्या होती है, रूट होती है, मूसला जड़ होती है। इसमें है ना, इसमें क्या होती है, एडवेंटियस रूट रहते हैं इसमें। देखो यहाँ पर हम लोग एक चीज जानते हैं, गाजर एवं सलजम, इन दोनों का मूसला है ना, मूसला मूल, मूसला जड़, इसमें क्या रहता है, भोजन स्टोरेज रहेगा, जबकि शकरकंद में अपस्थानिक जड़, अपस्थानिक जड़ द्वारा क्या होती है, यहाँ पर भोजन जो है संचित रहती है। तो याद रखना शकरकंद जो है मॉडिफाइड रूट है, जबकि आलू क्या है, ये भी मॉडिफाइड क्या है, ये क्या है, मॉडिफाइड स्टेम, ये क्या है, मॉडिफाइड रूट, ये क्या है, मॉडिफाइड स्टेम। तो ये है कि शकरकंद और आलू दोनों क्या है, खाने के लिए उपयोगी होती है, क्योंकि दोनों भोजन का स्टोरेज करती है, सेम काम कर रही है, लेकिन यहाँ पर दोनों का मॉडिफिकेशन क्या है, अलग अलग, ये रूट है वो क्या है, स्टेम। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसके आगे और देखें, और भी एग्जाम्पल दिया है इसमें है ना, कौन से, कीटों की श्वास नली एक्टोडर्म से ओरिजिन होती है, और कशेरुकी जीवों की फेफड़े एंडोडर्म से बनी होती है। देखो इंसेक्ट है ना, इंसेक्ट में हम लोग जानते हैं ट्रैकियल ट्यूब्स के द्वारा इसमें क्या होता है, रेस्पिरेशन, और यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग ह्यूमन लंग्स के बारे में दिखाया है, ये एक्टोडर्म से ओरिजिन होती है, और इसका क्या होता है, एंडोडर्म, मतलब इसका ओरिजिन क्या है, डिफरेंट, बट फंक्शन क्या है, सेम, क्योंकि दोनों सांस लेने में मदद करते हैं। तो इसको भी याद रखना। ठीक है, मेरे ख्याल से अभी समझ आया होगा। ठीक है, अब देखें समृद्धि अंग या समरूपता में एक बात जानते हैं कि समरूप अंगों की उत्पत्ति अभिसारी विकास के कारण होती है। अभिसारी विकास मतलब, अभिसारी विकास का मतलब ये होता है कि उत्पन्न कहीं से भी हो, उसके काम जो है ना यहीं पर आके होते हैं, मतलब ऐसा। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बोलते हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के द्वारा होती है समरूप अंगों की उत्पत्ति, जबकि समजात अंगों की उत्पत्ति होती है किसकी वजह से, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की वजह से। तो ये लाइन को तो इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना है कि समरूप अंगों की उत्पत्ति अभिसारी विकास के कारण होती है, जबकि समजात अंगों की उत्पत्ति होती है किसकी वजह से, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की वजह से। तो दोनों को याद रख लेना। ठीक है, अभिसारी विकास वह प्रक्रिया, अभी अभिसारी विकास के बारे में बताया है क्या, कि अभिसारी विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा असंबंधित प्रजातियां समान पर्यावरणीय परिस्थितियों में जीवित रहने और अनुकूल करने के लिए एक दूसरे के समान हो जाती है। मतलब ये है कि मान लो इनका भगोल, मान लो A B C D ऐसा नाम दिया हूं मैं, C D E F ऐसा नाम दिया हूं,
इन सभी का जो ओरिजिन है, इनका भौगोलिक क्षेत्र अलग अलग है। मान लो भौगोलिक क्षेत्र क्या है, अलग अलग। भौगोलिक क्षेत्र क्या है, अलग अलग है भौगोलिक क्षेत्र। इन सभी का भौगोलिक क्षेत्र अलग है, लेकिन एक ही जगह आ गए, तो एक ही जगह में आने की वजह से इनके जो स्थितियां थी समान हो गई, तो उसी को हम लोग अभिसारी विकास बोलते हैं। जैसे देखे, अभिसारी विकास वह प्रक्रिया जिसके द्वारा असंबंधित प्रजातियां समान पर्यावरणीय परिस्थितियों में जीवित रहने और अनुकूल करने के लिए एक दूसरे के समान हो जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, अभिसारी विकास। तो अभिसारी विकास में देखो कुछ उदाहरण देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, क्या कि मछली, स्थलीय सरीसृप, स्थलीय स्तनधारी और आपस में असंबंधित है, लेकिन वे अधिक समान रूपों में विकसित हुए। क्यों? क्योंकि जब ये कहाँ पर रहे, पानी में रहे, तो पानी में पहले फिश, शार्क, लैंड रेप्टाइल जो है इक्थियोसॉरस, एंड लैंड मैमल जो थे पोर्पोइस, तो ये अलग अलग स्ट्रक्चर, मतलब इनका स्ट्रक्चर अलग अलग है, असंबंधित भी है, लेकिन एक ही साथ एक ही इन्वायरमेंट में रहने की वजह से अपने आप को अनुकूलित कर लिया और एक साथ ही रहे। तो अभिसारी विकास है ना, यही होती है। तो इसके बारे में जानते हैं। और ठीक है, तो ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के पर्पज से संजात अंग और समृद्धि अंग या तो फिर तुल्य रूपता, इन सबको पूछते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी पूछते हैं कि समजात अंग जो होती है किसके कारण विकसित होती है, तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के कारण। जबकि समृद्धि अंग किसकी वजह से विकसित होती है, तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की वजह से विकसित होते हैं। तो इन दोनों को याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके आगे और देखें, जैव रासायनिक साक्ष्य, मतलब बायोकेमिकल जो एविडेंस था उसको देखते हैं हम लोग। जीवों में प्रोटीन, जीन, अन्य जैव अणुओं और चयापचय में समानता पाई जाती है। यह साझा पूर्वज होने का संकेत है। जीवों में मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म के अंदर में प्रोटीन वगैरह, जीन है, या बायोमॉलिक्यूल्स होती है, या मेटाबॉलिज्म जो होती है, इन सब में क्या होती है, समानता पाई जाती है। कैसे समानता, तो डीएनए से आरएनए बनते हैं, आरएनए से प्रोटीन, और ये सभी में होती है। देखो, डीएनए से डीएनए अपना बनाता है, उसको रेप्लिकेशन बोलते हैं। हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ के देख चुके हैं, है ना। रेप्लिकेशन, डीएनए से डीएनए बनती है तो उसको रेप्लिकेशन बोलेंगे। डीएनए से आरएनए बनती है उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे, और आरएनए से प्रोटीन बनती है उसको ट्रांसलेशन बोलते हैं। इसको हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, जो सभी जीवों में होती है, ठीक है। तो बायोकेमिकल एविडेंस में यही आएगा। इसके आगे और देखें, जैव भौगोलिक साक्ष्य अनुकूली विकिरण। तो अनुकूली विकिरण क्या होती है उसको भी जानते हैं हम लोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगा के लिखना है इसको। क्या कि अनुकूली विकिरण अनुकूलन द्वारा विकास, किसी भौगोलिक क्षेत्र में एक बिंदु से शुरू होकर विभिन्न प्रजातियों का विकास है। मतलब ये है कि अनुकूलन द्वारा विकास होता है, इसमें एक बिंदु से शुरू होगी। एक बिंदु मतलब यहां से, यहीं से, देखो अनुकूली विकिरण मतलब ये है, जैसे मान लो कोई पैदा हो, जैसे मान लो एक परिवार में 5 भाई हैं और पांचों जो है अलग अलग कंट्री में जाके बस गए। तो वहाँ के कंट्री के हिसाब से अपने आप को क्या कर लिए, एडॉप्टेशन किए, और वहीं के हिसाब से वो रहना शुरू कर दिए। देखो, ओरिजिन एक ही जगह में हुआ, लेकिन क्या हो गया, वो अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र में बढ़ गए। मतलब अनुकूलन द्वारा विकास, जैसे हमारे 7 कंटिनेंट्स है, 7 महाद्वीप, तो अलग अलग महाद्वीप में रहने चले गए, ऐसा हुआ है। कहाँ, समय के साथ साथ में चेंजेस आए हैं। तो किसी भौगोलिक क्षेत्र में एक बिंदु से शुरू होकर विभिन्न प्रजातियों का विकास हुआ, तो जो जहां पर रहा उनके हिसाब से वहां पर प्रजाति बन गए। तो एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, कौन सा, गैलापोगस द्वीप समूह में डार्विन के फिंच चिड़ियाएं। देखो, गैलापोगस एक आइसलैंड था, उसमें डार्विन की जो चिड़िया थी, दाना चुगने के अनुसार उनकी जो बीक थी या चोंच बोला जाए, वो थी, वो सब अलग अलग थी। मतलब दाना चुगने या चुगने के तरीके के हिसाब से इनकी चोंच जो है विकसित हुई थी। देखो, शुरू तो एक ही जगह से हुआ था, लेकिन इनकी चोंच जो है अलग अलग थी, क्योंकि खाने का, चुगने का तरीका अलग था। गैलापोगस द्वीप समूह में डार्विन की चिड़ियाएं, ठीक है। इसके आगे और देखें, अनुकूली विकिरण का और एग्जाम्पल देख सकते हैं हम लोग। अनुकूली विकिरण द्वारा विकास, किसी भौगोलिक क्षेत्र में एक बिंदु शुरू होकर विभिन्न प्रजातियों का विकास हुआ है, उसे हम लोग अनुकूली विकिरण बोले। तो पहला एग्जाम्पल हम लोग देख चुके, दूसरा देखते हैं, ऑस्ट्रेलियाई मार्सोपियल विकिरण। ऑस्ट्रेलियाई मार्सोपियल, जैसे मैं बताया कि एक बिंदु से शुरू हुआ, लेकिन अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र में रहने लगे। जैसे ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया एक अलग ही महाद्वीप होती है। मतलब ऑस्ट्रेलिया कंट्री होने के साथ साथ, देश होने के साथ साथ अलग महाद्वीप है। मतलब उसमें और भी बहुत सारे और देश हैं, लेकिन वो अलग भूखंड है। तो इसको हम कैसे बोल सकते हैं, जैसे मान लो ये क्या है, पूरा अर्थ है, तो अर्थ ऐसे थोड़ी रहेगा, अर्थ रहता है ऐसे गोलाकार।
तो ये जो अर्थ है उसमें यहाँ पर बोला जाए कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 7 क्या है भूस्थल, बाकी जगह में क्या है समुद्र। तो जो 7 भूस्थल है वही क्या है 7 महाद्वीप है, और इन्हीं 7 महाद्वीपों को हम लोग क्या करते हैं स्टडी करते हैं। तो उसी में एक ऑस्ट्रेलिया जो है एक अलग ही महाद्वीप है, वहां पर उत्पन्न होने वाले जो मार्सुपियल थे एक बिंदु से शुरू होकर अलग अलग जगह में विभाजित हो गए है ना। और यहाँ पर देखो ये कंगारू जो होता है वहां का नेशनल एनिमल है कंगारू, वहीं पर ही बस पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया में। इसके आगे और देखें, ऑस्ट्रेलिया मार्सुपियल के अलावा ऑस्ट्रेलिया में अपरा स्तनी जो होती है वो भी, ऑस्ट्रेलिया मार्सुपियल के अलावा ऑस्ट्रेलिया में क्या अपरा स्तनी होती है, जैसे कि यहाँ पर दो है ना डायग्राम दिखाया गया है, फ्लाइंग स्क्वायर मूल, और ये क्या एंटीरियर माउस लेमर वुल्फ बॉमकेट, ये सब चीज जो होती है ये भी अपरा स्तनी होती है। मतलब इसमें प्लेसेंटल मैमल्स बोलेंगे इसको, मतलब इसमें क्या बनती है प्लेसेंटा बनती है, प्लेसेंटा द्वारा विकसित होती है। ठीक है, इसके आगे और देखें, हम कंपैरिजन भी देखेंगे अभी। जब किसी पृथक भौगोलिक क्षेत्र में एक से अधिक अनुकूलन विकिरण प्रकट होते हैं तो इसका परिणाम अभिसारी विकास कहलाता है। तो इसका परिणाम क्या होता है अभिसारी विकास, इसको इंपॉर्टेंट मार्क्स करके लिखना है। जब किसी पृथक भौगोलिक क्षेत्र में एक से अधिक अनुकूली विकिरण प्रकट होते हैं तो उसके क्या, इसका परिणाम क्या होगा अभिसारी विकास होगा। ठीक है, अपसारी विकास नहीं अभिसारी विकास। उदाहरण ऑस्ट्रेलिया मार्सुपियल और अपरा स्तनी है ना, ये अपरा स्तनी स्तनधारी देख सकते हैं, प्लेसेंटल मैमल्स, और यहाँ पर क्या है मार्सुपियल है ना कॉन्टे पार्ट, मतलब समकक्ष मार्सुपियल है अपरा स्तनी है ना। तो इन सब का वो दिया है नाम दिया है, तो यहाँ से हम लोग डायग्राम से देख सकते हैं प्लेसेंटल मैमल्स, और इधर क्या है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल। इसको याद करने का तरीका ये है कि सब नाम लगभग एक ही जैसे हैं। देखो जैसे ये मोल है तो ये क्या है मार्सुपियल मोल, ये इंटीरियर है तो नम्बेट इंटीरियर है, देखो इसका भी नाम इंटीरियर, माउस है तो मार्सुपियल माउस है, लेमर है तो ये वाला बस जो आएगा ना लेमर और स्पॉटेड कस्कस वाला यही बस डिफरेंट है, बाकी सेम है। फ्लाइंग स्क्वायर स्क्वायरल फ्लाइंग फ्लेंजेस, बॉम कैट तस्मनाई टाइगर कैट, वुल्फ तस्मनाई वुल्फ, मतलब सबका नाम एक ही जैसा है लगभग, यही बस डिफरेंट है। तो पूछेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट फॉर प्लेसेंटल मैमल्स एंड ऑस्ट्रेलियन मैमल्स, मतलब निम्न में से कौन अपरा स्तनी स्तनधारी और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल कौन कौन नहीं है, कौन सा जोड़ा सही नहीं है करके क्वेश्चन पूछेंगे। तो इधर इधर वाला जोड़ा जो है सेम रहेंगे, ये लेमर और स्पॉटेड कस्कस वाले बस जो है ना इसको याद करना है, बाकी सभी सेम सेम नाम वाले हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ आया होगा। एक लाइन यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट पढ़े क्या, ये सब अभिसारी विकास के द्वारा पैदा हुए हैं, कौन ये जो भी अपरा स्तनी और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल जो होते हैं वो ये सब है। ठीक है, इसके आगे और देखें, अगला है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, मतलब भ्रूणी प्रमाण। तो इसको दिया गया था किसके द्वारा, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं क्या कि अर्नेस्ट हैकल द्वारा प्रस्तावित किया गया था इनको, है ना, प्रस्तावित इसके द्वारा किया गया अर्नेस्ट हैकल के द्वारा। और देखो जो प्रस्तावित किया था उसको रोकने भी आएंगे कोई ना कोई लोग, तो ये याद रखना कि अर्नेस्ट हैकल ई हैकल के द्वारा क्या किया गया भ्रूणी प्रमाण में इसको प्रस्तावित करने के लिए भ्रूणी प्रमाण दिया गया, मतलब एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस दिया गया। उन्होंने पाया कि सभी कशेरुकी भ्रूणों में कुछ ऐसी सामान्य विशेषताएं होती है जो वयस्क में अनुपस्थित होती है। उदाहरण के लिए सभी कशेरुकी भ्रूणों मनुष्यों सहित में सिर के ठीक पीछे अविशिष्ट गलफड़े विकसित होते हैं, लेकिन यह केवल मछलियों में ही कार्यात्मक होता है और अन्य वयस्क कशेरुकी जीवों में नहीं पाया जाता। मतलब अर्नेस्ट हैकल ने यह बताया कि एम्ब्रियोलॉजिकल जब एविडेंस दिया तो ये बोला कि हर एक प्रकार के जो एनिमल्स होते हैं उसका जब एम्ब्रियो बनता है या भ्रूण बनते हैं उस टाइम में सेम ही टाइप का स्ट्रक्चर सबका दिखाई देता है। जैसे यहाँ पर कुछ का डायग्राम भी दिया है, जैसे कि देख सकते हैं फिश का, ये क्या है सैलामेंडर का, टॉर्टोइस का, चिक का, रैबिट का, मेन का, तो ये पूरे मैमल्स का बताया। कशेरुकियों का मतलब कशेरुकी कौन कौन होते हैं, तो फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, एविज, मैमल्स, ये 5 लोग क्या होते हैं कशेरुकी। तो इनके ही भ्रूण के बारे में बताया था कि वयस्क में अनुपस्थित होते हैं, लेकिन उनके जो भ्रूण रहते हैं या उनके जो छोटे बच्चे रहते हैं उनमें ये सब चीज पाई जाती है। देखो इनका डेवलपमेंट भी दिखाया गया है, इनका डेवलपमेंट की बात करें तो स्टार्टिंग में लगभग सेम ही दिखाई दे रहे हैं सभी, है ना। जैसे एक एग्जांपल भी दिया है इन लोगों ने कि ये जो गिल स्लिट होती है ये जो गर्दन के जस्ट पीछे में होती है, यहाँ पर होती है, लेकिन ये सिर्फ फंक्शनल होती है किसमें, फीसेस में, बाकी में फंक्शनल नहीं रहती। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर वेस्टिजियल गिल स्लिट के बारे में भी दिखाया है, जो कान के पास में होती है, कान में ऐसे छिद्र बना हुआ दिखाई दे रहा है, वेस्टिजुअल गिल स्लिट होती है। ठीक है,
तो एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट में इसको प्रस्तावित किया गया था किसके द्वारा? अर्नेस्ट हैकल के द्वारा। इस साइंटिस्ट का नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन इस प्रमाण को, भ्रूणी प्रमाण को कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर नाम के साइंटिस्ट ने अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि भ्रूण अन्य जानवरों की वयस्क अवस्था से कभी नहीं गुजरता। मतलब इसने भी क्या किया? डिस्कवरी किया, देखा कि ये जो बात बता रहा है वो सही है भी कि नहीं करके। तो किसने? कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर ने इस प्रस्ताव को क्या किया? खारिज किया कि भ्रूणी प्रमाण में जो है ना, जो बात बताया गया था कि सभी जितने भी कशेरुकी होते हैं उनका जो भ्रूण है वो सेम ही दिखाई देते हैं, ऐसा बात बोला गया था किनके द्वारा? अर्नेस्ट हैकल के द्वारा। तो उसको क्या कर दिया गया? इनके द्वारा, कार्ल वॉन बेयर के द्वारा इसको खारिज कर दिया गया, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, किसने प्रस्ताव किया और किसने खारिज किया। इन दोनों में कंफ्यूजन हो सकते हैं क्योंकि दोनों में अर्नेस्ट टाइप का नाम आता है। तो देखो इनके में 3 नाम है, तो 3 नाम वाले ने क्या किया? इसको खारिज किया, ऐसा याद रख लेना है, ठीक है। इसके आगे और देखें। अब अगला है नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बात करते हैं। द्वारा उत्क्रांति के प्रमाण, मतलब ये है उत्क्रांति मतलब इवोल्यूशन के प्रमाण दिया गया। इवोल्यूशन मतलब विकास के प्रमाण दिया गया किसके द्वारा? प्राकृतिक चयन या नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा। मतलब इसमें एग्जाम्पल भी दिए हैं, उसको भी याद करते हैं, देखना। प्राकृतिक चयन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अपने पर्यावरण के लिए सबसे उपयुक्त जीव जीवित रहते हैं और प्रजनन करते। कुछ उदाहरण नीचे दिए गए। मतलब ये है, प्राकृतिक चयन का मतलब ये होता है कि प्रकृति हमें चुनती है, मतलब हमें क्या, जो बेहतर होते हैं उनको चुनती है। सेम नीट एग्जाम जैसे, नीट एग्जाम क्या होता है? 25 लाख बच्चे पेपर देते हैं, 1 लाख को ही चुना जाता है। क्यों? क्योंकि वो 25 लाख में से यही 1 लाख जो है वो उपयुक्त है। तो नेचर भी वही काम करता है क्या? कि नेचुरल सिलेक्शन का मतलब वही है कि जो नेचर में वही लोग रहेंगे जो उपयुक्त होंगे, ठीक है। तो नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा ये एग्जाम्पल दिया गया है, उन सबको याद रखना है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला एग्जाम्पल जो है कौन सा? तो वो है औद्योगिक क्रांति का, औद्योगिक मेलेनिज्म। और दूसरा, खरपतवार नाशकों, कीटनाशकों, एंटीबायोटिक दवाओं या औषधियों आदि के प्रति जीवों के प्रतिरोधक क्षमता का भी विकास जो हुआ है। जैसे यहाँ पर स्प्रे करता हुआ एक आदमी दिखाया है, तो इसके प्रति प्रतिरोधकता भी जो है ना विकसित हुई है, उनके बारे में भी बताया गया है, ठीक है। एक चीज और जानते हैं, यहाँ पर दिया गया, ये मानव जनित क्रियाओं द्वारा प्राकृतिक चयन मानवीय गतिविधियों के कारण विकास के उदाहरण है। मतलब ये है कि ह्यूमन के एक्टिविटी की वजह से, ह्यूमन की एक्टिविटी की वजह से ये प्राकृतिक चुनाव होता है। तो कैसे उसको जानते हैं? तो सबसे पहला औद्योगिक मेलेनिज्म के बारे में जानते हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको देखें, औद्योगिक मेलेनिज्म है क्या, ठीक है। इसको देखते हैं। प्राकृतिक चयन द्वारा इवोल्यूशन के प्रमाण में देखो, इंग्लैंड में औद्योगिकीकरण से पहले 1850 के दशक में पेड़ों पर काले पंखों वाले या मेलेनिन युक्त पतंगों बिट्सन कार्बोनेरिया की तुलना में सफेद पंखों वाले पतंगे बिट्सन बेटिलुरिया अधिक थे। औद्योगिकरण के बाद में 1920 में काले पंखों वाले पतंगे अधिक और सफेद पंखों वाले पतंगे कम हो गए। इन सब को देखे होंगे झिंगुर, ठीक है, झिंगुर वाला रहता है, झिंगुर है ये, इसको हम लोग बोलते हैं बिट्सन कार्बोनेरिया, या तो बोल सकते हैं बिस्टन बेटुलोरिया बोलते हैं। मतलब ये क्या होता है? मौत होती है, एक टाइप का सलब होती है, सलब, या इसको हम बोल सकते हैं क्या? मौत। ये मौत होती है, ठीक है। तो इसको हम देखे होंगे, आसपास देखते हैं। तो देखो क्या होती है, ये पतंगे जब इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब औद्योगिकरण नहीं हुआ था, पहले उद्योग लाने वाला जो देश है वो कौन है? इंग्लैंड। जो आज बड़े बड़े उद्योग देखने को मिलते हैं, सब किसके मतलब कौन से कंट्री के द्वारा लाया गया? इंग्लैंड। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड ही बहुत सारे देशों को गुलाम करके रखा था, मतलब आजाद देश नहीं था, बहुत सारे देश तो उनको गुलाम करके रखा था। तो वहां पर उद्योग लाता गया और उद्योग के थ्रू ही वहां के जो भौतिक संसाधन थे, जैसे सोना वगैरह ही या जो चांदी वगैरह है, उनको निकाल के उन देश से अपने देश लेकर गया, ठीक है। तो इसके लिए उसने क्या किया? उद्योग स्थापित किए। तो 1850 के दशक में जब उद्योग स्थापित हुआ तो पेड़ पर कौन से सलब ज्यादा थे? तो वहां पर बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन व्हाइट वाले लोग क्या थे? व्हाइट मॉथ जो है ब्लैक मॉथ की तुलना में ज्यादा था, ठीक है। लेकिन 1920 के बाद में आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन व्हाइट वाला क्या हो गया? कम हो गया, और ब्लैक वाला क्या हो गया? ज्यादा रह गए। मतलब व्हाइट वाला क्या क्या हो गया? कम हो गया, इसकी संख्या
कम हो गई। ठीक है, लेकिन इसको कैसे समझ सकते हैं, तो इसको समझे क्या, तो औद्योगिकरण से पहले क्या हुआ कि उनकी संख्या क्यों ज्यादा थी, व्हाइट वाले की संख्या क्यों ज्यादा थी, उसको भी तो जानना है हमें। तो औद्योगिकरण से पहले व्हाइट की संख्या क्या थी, ब्लैक से ज्यादा थी। तो क्यों ज्यादा थी, तो देखो पेड़ों पर सफेद रंग की लाइकेन की घनी परत चढ़ी हुई थी। पहले के पेड़ वगैरह को देखना, वहां पर पूरे लाइकेन उगा करते थे, मतलब ये जो पेड़ है वहां पर लाइकेन उगते थे ऐसा। तो पेड़ों पर सफेद रंग की लाइकेन की घनी परत चढ़ी हुई थी। इस पृष्ठभूमि में सफेद पंखों वाले पतंगे जो जीवित रहे, लेकिन गहरे रंग के पतंगों को शिकारी द्वारा चुन चुन कर खा लिया गया। अब देखो इसका मतलब क्या है, अब यहाँ पर लाइकेन उगा, कौन सा लाइकेन, व्हाइट लाइकेन, कौन सा लाइकेन, व्हाइट लाइकेन। और जानते हैं हम लोग लाइकेन क्या होती है, लाइकेन उसी जगह में उगती है जहाँ की वायु जो है ना क्या रहती है, शुद्ध रहती है। मतलब ये क्या होता है, लाइकेन एयर पॉल्यूशन का इंडिकेटर है। एयर पॉल्यूशन का क्या है, इंडिकेटर, मतलब बोल सकते हैं ये वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। मतलब जहां पर की वायु शुद्ध रहती है वहीं पर उगते हैं, दूसरे जगह में नहीं उग सकते। तो बताओ जब इंडस्ट्री नहीं था तो लाइकेन उगा करता था पेड़ की छालों में। और लाइकेन हम जानते हैं लाइकेन क्या होती है, तो लाइकेन जो होती है ये फंजाई प्लस एल्गी का एसोसिएशन होता है। फंजाई प्लस एल्गी मतलब शैवाल प्लस कवक का क्या होता है, सम्मिलित रूप होता है। सजीवी जीवन जीते हैं दोनों लोग और एक दूसरे के साथ में उत्पन्न होते हैं लाइकेन और लाइकेन, मतलब फंजाई एंड एल्गी। ठीक है, तो लाइकेन को बोलेंगे हम लोग सहजीवी संबंध होते हैं उनके बीच में, फंजाई और एल्गी के बीच में। उसके अलावा एयर पोल्यूशन का क्या होता है, इंडिकेटर, शुद्ध वायु वाली जगह में ही उगना पसंद करते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ कि व्हाइट लाइकेन इस पेड़ पर, इस ट्री के ऊपर में उग रहा था। तो जब व्हाइट लाइकेन था यहाँ पर तो व्हाइट वाले जो मॉथ था उसी के आड़ में जाके छिप जाते थे। तो जब छिपते थे तो छिपते तो दोनों लोग थे, व्हाइट भी छिपता था ब्लैक भी छिपता था, लेकिन ब्लैक वाला प्रीडेटर, प्रीडेटर का मतलब होता है पक्षी, जो भी पक्षी आता था उसको खा लेता था। किसको, कीटे हैं, इंसेक्ट। तो जो इंसेक्टिवोरस जो बर्ड्स होते हैं उन लोग इंसेक्ट को खाने जब आते हैं तो ब्लैक वाला इजिली दिखाई दे देगा और व्हाइट वाला दिखाई नहीं देगा। क्यों, क्योंकि लाइकेन की वजह से छुपा हुआ है। तो इसकी वजह से ब्लैक वाले की संख्या धीरे 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 कम होती गई और व्हाइट वाली की संख्या बनी की बनी रही। कब, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब 1850 से पहले। कहां पर, इंग्लैंड में। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल मेलनिज्म में है ना, ये है इंडस्ट्री औद्योगिकरण से पहले। इसके आगे और देखते हैं हम लोग, तो इसके औद्योगिकरण के बाद क्या हुआ, तो देखो औद्योगिक धुएं और कालिख के कारण पेड़ों के तने काले हो गए, कोई लाइकेन नहीं उगा। इस स्थिति में सफेद पंखों वाली कीट जीवित नहीं रहा क्योंकि शिकारियों ने उन्हें आसानी से पहचान लिया। उपयुक्त अंधेरे पृष्ठभूमि के कारण गहरे पंखों वाला पतंग बच गया, यानी शिकारी उन्हें पहचान नहीं सके। अब देखो क्या हुआ, जब इंडस्ट्री आया तो ब्लैक वाला जो था व्हाइट वाले से क्या हो गया, इसकी संख्या ज्यादा हो गई। और ज्यादा होने का रीजन क्या था, क्यों, क्योंकि यहाँ पर व्हाइट लाइकेन जो है, इस पेड़ के तने पर व्हाइट लाइकेन नहीं ग्रोथ किया। क्यों नहीं ग्रोथ किया, क्योंकि पॉल्यूशन जो है क्या हो गया, बढ़ गया। पॉल्यूशन क्यों बढ़ा, क्योंकि इंडस्ट्री बढ़ गई। इंडस्ट्री के बढ़ने से पूरे धुएं या कालिख जो थे, धुएं एवं कालिख वो क्या हो गए, पूरे पेड़ में आ गए। तो इसकी वजह से क्या हुआ, अब ये पेड़ का जो तना था वो तो ब्लैक हो गया। तो तना ब्लैक होने की वजह से ब्लैक वाला जो मॉथ था सलब वो जाके छिप गया और व्हाइट वाला छिप नहीं सका। तो जो प्रेडेटर या पक्षी आते थे किसको खाएंगे, व्हाइट को खाएंगे कि ब्लैक को, तो जो दिखेगा उसको खाएंगे ना, जो पहले दिखेगा। क्यों, क्योंकि पेट तो दोनों से ही भरेगा उसका। तो व्हाइट वाले को क्या किए इन लोग है ना, खाने लग गए। तो व्हाइट की संख्या क्या हो गई, कम हो गई। लेकिन इसका प्रमाण कहाँ पर मिला, तो यहाँ पर इसका प्रमाण की बात करते हैं तो वहां पर प्रमाण मिला कि वहां पर व्हाइट वाले कहाँ पर ज्यादा थे, गांव एरिया में, जहां इंडस्ट्री नहीं था, इंडस्ट्री नहीं था वहां पर यही बात थी क्या, कि व्हाइट वाले लोग ही ज्यादा मिले, किसके तुलना में, ब्लैक की तुलना में। तो यहाँ पर प्रकृति व्हाइट और ब्लैक को चुन नहीं रही है, मानव के क्रियाकलाप में हस्तक्षेप करने की वजह से इसका क्या हुआ है, मानव के क्रियाकलाप के हस्तक्षेप करने की वजह से ये जो व्हाइट वाला था वो पहले ज्यादा रहता था, अब क्या हो गया, ब्लैक वाला ज्यादा हो गया। तो उसको हम लोग बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्शंस बोलते हैं। मतलब
मानवोद्भवी क्रियाकलापों में, मानवोद्भवी क्रियाकलापों की वजह से यदि प्रकृति किसी दूसरे चीज को चुनती है तो क्या होगा, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, प्राकृतिक चयन, लेकिन वो मानवोद्भवी क्रियाओं के द्वारा होती है। ठीक है, तो इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग यहाँ तक पढ़ते हैं, और ये जो क्लास था इसमें हम लोग बहुत सारे चीज़ जाने, इसमें हम लोग एविडेंस के बारे में पढ़े, किसके, इवोल्यूशन के एविडेंस के बारे में पढ़े। और ये जो है एक एक जो एविडेंस था वो अपने आप में एक क्वेश्चन बन के आता है, तो इनको अच्छे से हम लोग लर्न करेंगे तो हमारा पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, और इन सब का यदि हमें PDF चाहिए तो यहाँ से हम लोग, कहाँ से, यहाँ से इस नंबर पर मैसेज करके ले सकते हैं। साथ में नीट जोन क्लासेस को, नीट जोन KWD क्लासेस वाले जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि ये सब चीज़ का वीडियो मिलता रहे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।